के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैसेज ऑफ मालिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये कि सेल के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, या सेल से बाहर जो मालिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जबकि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होती है, जबकि जो सेल है उसके इर्द गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है, और ये सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। और जब ये सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये बना देते हैं टिश्यूज़ को। अब इस तरह से होता है कि ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्शन रखते हैं, और इसके अलावा जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी कनेक्शन रखते हैं। और विद इन द सेल मतलब ये कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी जो है वो राब्ता रखते हैं। तो इन सारे पैसेजेस को क्रॉस करने के लिए डिफरेंट तरह के जो फिनोमिना है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल्स की होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की होती है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस की होती है और कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो इस सारे वे में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है हम जानते हैं कि ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, मतलब ये कि ये रुकावट के तौर पे एक्ट करती है, जो कि सेल के बिल्कुल आउटर साइड पे होती है। तो ये कवरिंग के तौर पे एक्ट करती है या बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। और इसका काम ये होता है कि ये कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुज़रने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुज़रने नहीं देती। इसी वजह से इसको जो है वो सेमी परमिएबल कहते हैं कि ये कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुज़रने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुज़रने नहीं देती। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करती है एक्विलिब्रियम को इनसाइड ऑफ द सेल और इसके अलावा आउटसाइड ऑफ द सेल। ये कैसे एक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है कि ये इन्वायरमेंट जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो सेम कर देती है। तो इस तरह से जो एक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये मेंटेन करती है एक्विलिब्रियम को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है वो इन्वायरमेंट है, फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर वाटर भी होगा, डिफरेंट तरह के मालिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो अगर वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं वो बराबर हैं इनसाइड ऑफ द सेल और इसके अलावा आउटसाइड ऑफ द सेल, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्विलिब्रियम जो है ना इसने मेंटेन किया है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अगर उसने मूवमेंट करनी होती है मटेरियल की तो उसके लिए वो डिफरेंट फिनोमिनाज इस्तेमाल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्यूजन कर सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर सकती है, या ओस्मोसिस कर सकती है, फिल्ट्रेशन कर सकती है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकती है, एंडोसाइटोसिस कर सकती है, या एक्सोसाइटोसिस कर सकती है। तो अब हम वन बाय वन इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन दैट इज़ अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स की इस तरह की मूवमेंट है कि जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और इसके अलावा गैसेस भी हो सकते हैं।
तो जो सब्सटेंसेस अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाए तो मालिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में आ जाते हैं और इस तरह से मालिक्यूल जो हैं वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर देते हैं। कुछ के अंदर जो है वो मूवमेंट लो से हाई की तरफ भी होती है, लेकिन ओवरऑल जो नेट मूवमेंट होती है हाई से लो की तरफ होती है। तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान जो है वो एक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्रिएट हो जाती है। एक्विलिब्रियम क्या है? सेम कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस सेल। तो इस तरीके से जो है वो एक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो इन्वायरमेंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। एक इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं और एक इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर से लो की तरफ जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर से लो की तरफ जाते हैं, इस प्रोसीजर को जो है वो कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये प्रिंसिपल मेथड है सब्सटेंस को मूव करने का सेल मेम्ब्रेन से और इसके प्रोसीजर के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के ज़रिए से गुजरती है। इसके अलावा जो गैस एक्सचेंज होती है गिल्स में और इसके अलावा लंग्स में जो गैस एक्सचेंज होती है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि गिल्स क्या हैं। गिल्स जो होते हैं ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि फ़िशेस में पाए जाते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें फाइलोमोलस्का के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपर कुलम बोलते हैं। तो अपर कुलम के नीचे यहाँ पे गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अपर कुलम को अगर उठा के देखें तो गिल्स जो हैं वो नज़र आएंगे और गिल्स का काम क्या होता है? ये गिल्स जो है वो रिस्पायरेशन में काम आते हैं। मतलब ये कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो गिल्स की वजह से होता है फिशेस में। जैसे हम ह्यूमंस में लंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए, तो जो फिशेस हैं उसके अंदर जो है वो गिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए। इसके अलावा जो ग्लूकोज की मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड कैपिलरीज जो विलाई की होती हैं उसके अंदर, ये भी डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। ये प्रोसीजर क्या है? जो स्टमक है, स्टमक कनेक्टेड होता है इंटेस्टाइन के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो जो इंटेस्टाइन के अंदर स्पेस होती है उसे बोलते हैं ल्यूमन और ल्यूमन के अंदर जो है वो उभार से निकल रहे होते हैं जिसे विलाई बोलते हैं और इन विलाई के ऊपर जो है वो कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। तो जो भी हम खुराक खाते हैं स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है और फिर इंटेस्टाइन से विलाई में जाती है और विलाई से जो फिर है कैपिलरीज में जाती है और फिर बाद में ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कर लिया जाए कि ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर अगर कंसीडर कर लिया जाए कि स्टमक के साथ जो कनेक्टेड हैं ये इंटेस्टाइन कनेक्टेड हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो इंटरनल पोर्शन होता है इसे ल्यूमन कहते हैं। अब अगर इस ल्यूमन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो ल्यूमन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर उभार से होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई। इन विलाई के ऊपर जो है वो और इन ब्लड कैपिलरीज की वजह से जो मूवमेंट है होती है सब्सटेंसेस की इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। सेल जो है इस प्रोसीजर में एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते
इसी वजह से इस तरह की जो डिफ्यूजन है, इस तरह की डिफ्यूजन को बोलते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं होते सेल मेम्ब्रेन में अपने साइज़ की वजह से या चार्ज की वजह से। इसमें इनको डिफ्यूज़ होने के लिए आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट से प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है। इस तरह की जो डिफ्यूजन होती है इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से हाई होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये भी टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि इसमें भी जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से इस तरह के सॉल्यूशन में जहाँ पे लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से ये मूव करते हैं उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे हायर सल्यूट कंसंट्रेशन होती है। तो 3 तरह से ऑस्मोसिस जो है वो हो सकती है। अगर ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना हो तो टर्म टोनिसिटी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। टोनिसिटी क्या है? द टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। इसमें जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है, जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है, उसको कंपेयर किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तरह की जो कंडीशंस हैं, एक जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट जो है वो मोर होता है। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर लेस सल्यूट होता है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंट इस तरह का है जिसके अंदर अगर ये सेल प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो सल्यूट है वो ज़्यादा है, मोर सल्यूट। एम जो है वो मोर सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर जो है वो लेस सल्यूट प्रेजेंट है, लेस सल्यूट है और अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सल्यूट है। तो इस तरह की जो कंडीशन है इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। और अगर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जबकि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो, और बाहर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो, तो इस तरह की जो कंडीशन है इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। लेकिन अगर सल्यूट और इसके अलावा जो सॉल्वेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो आउटसाइड और इसके अलावा इनसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट, तो फिर इस तरह की जो कंडीशन है इसे बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो उसमें सेम कंडीशन होती है, जबकि जो हाइपर होता है उसके अंदर अबव, इसका मतलब होता है अबव, और जो हाइपो होता है इसका मतलब होता है बिलो। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में जो है वो कंसंट्रेटेड हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन जो रेड में दिखाया गया है वो सल्यूट है, जबकि जो राइट साइड पे है वहाँ पे ब्लू कलर में जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। तो राइट साइड पे जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो जब ऑस्मोसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम डिल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, वहाँ से मूव करते हैं जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से मूव कर जाते हैं उस तरफ जहाँ पे पानी की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम।
अगर रेड ब्लड सेल है उसको इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर दिया जाए जिसमें जो कंडीशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये कि बाहर और अंदर जो है वो सेम जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या कंसंट्रेशन है वो अगर सेम है तो फिर कोई भी जो फ़र्क है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो है वो इस तरह के सॉल्यूशन में सेल को प्लेस कर दिया जाए जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर की तरफ जो है वो पानी अगर ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट बाहर की तरफ ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरनल जो है वो सॉल्वेंट कम होगा, जबकि बाहर जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जाएंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा और इंक्रीज़ कर जाएगा साइज़ में। तो ये जो कंडीशन है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसी तरह अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो हाइपरटोनिक के अंदर जो है वो इनसाइड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, आउटसाइड जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, लेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। इस तरह की जो कंडीशन है ये कब होती है, ये हाइपर टॉनिक सिचुएशन है। फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे जो वाटर है वो ज़्यादा होता है, तो इस सारी कंडीशन को फेस करने के लिए डिफरेंट तरह की एडेप्टेशंस होती हैं फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा सी वाटर के अंदर जो एक्वेटिक स्पीशीज़ रहती हैं उनके अंदर भी जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं। जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम होती है वो प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्लांट के अंदर अगर प्लांट जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो इसमें जो आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे जो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, तो जो पानी है वो मूव करता है इनसाइड ऑफ द सेल। जब पानी अंदर से बाहर प्लांट की तरफ आता है तो प्लांट के अंदर जो है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, और वैक्यूल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है साइज़ में, और इस तरह से ये कंप्रेस करता है सेल वॉल को और एक्सपेंड कर जाता है। और सेल वॉल जो है वो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही रप्चर होती है, बल्कि जो है वो रिजिड हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर जो है वो सेल वॉल के ऊपर जो है वो आउटवर्ड प्रेशर पड़ता है और इंटरनल वाटर प्रेशर पड़ता है, इसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और इस फिनोमिना को जो है वो टर्गर कहते हैं। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नेट अपटेक वाटर का जो है वो इनफ नहीं होता कि सेल जो है वो टर्जिड हो या सेल जो है फ्लैसिड हो या लूज़ हो। तो जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर जो प्लांट सेल है वो वाटर को लूज़ कर देता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। जो श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनिमल सेल और इसके अलावा प्लांट सेल की बात की गई है। तो एनिमल सेल जो है वो फिगर में शो हो रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो बाहर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सेल जो है वो रप्चर हो रहा है क्योंकि सेल के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें जितना पानी अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही पानी जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो एक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर पानी जो है वो सेल से बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि बाहर पानी कम है और बाहर जो है वो नमकियात ज़्यादा है, इस वजह से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा।
जो प्लांट सेल है इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर की तरफ जाने की वजह से सेल जो है वो रप्चर नहीं करेगा बल्कि टर्जिड हो जाएगा और नॉर्मल स्टेट में होगा। ये किस वजह से टर्जिड होगा? क्योंकि इसके अंदर जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट है और वैक्यूल के अंदर जितना भी पानी है वो सेव हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल से थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो वैक्यूल है वो भी अपना पानी जो है वो लूज़ कर देगा और इसके अलावा सेल के अंदर से भी जो पानी है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। सेल प्लाज्मोलाइसिस क्या है? ये श्रिंकेज है, जो कि टर्मिनोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स होता है एनिमल सेल का और इसके अलावा प्लांट सेल का। और इस तरह के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए एनिमल सेल्स और इसके अलावा प्लांट सेल्स इन्होंने डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए होते हैं।